myself Divya and now we are starting the political science classes. आज क्लासेस में हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है इसका इंट्रोडक्शन, जो कि 12th क्लास की आपकी पॉलिटिकल साइंस है। 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है इसकी मैं आपको बता दूं तो इसमें आपके दो बुक्स हैं, ठीक है। दो बुक्स में जो आपकी सबसे पहली बुक है वो आपकी समकालीन विश्व में राजनीति, वहीं जो आपकी सेकंड बुक है वो है आपकी स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये दो बुक्स आपकी दी गई हैं, दोनों बुक्स में इक्वल चैप्टर्स हैं। इसमें भी आपके 9 चैप्टर्स हैं और इसमें भी आपके 9 चैप्टर्स हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि इस बुक में जो है आपका विश्व के बारे में बताया गया और इस बुक में आपको भारत के बारे में बताया गया, ठीक है। तो जब हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं इस बुक के बारे में, तो सबसे पहले हम फर्स्ट बुक के बारे में थोड़ा बहुत रीड आउट करेंगे, समझेंगे क्या है कैसे है। वैसे मैं इससे पहले अगर आपको बता दूं कि 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एज अ स्टोरी वाइज सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आज की जो क्लास है मैं जस्ट इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी एंड देन उसके बाद जो चैप्टर वाइज जो चीज़ें हैं वो हमारी चलती रहेंगी। एंड जो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट बुक के बारे में हम करने जा रहे हैं, तो पहली बुक जो आपकी है वो मैंने जैसा कि आपको बताया कि पहली बुक है आपकी समकालीन विश्व में राजनीति। अब ये बुक कहाँ से स्टार्ट है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या पढ़ने को है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो जो हम बात कर रहे हैं कि हमें पता है इसमें विश्व क्लियरली लिखा हुआ है, मतलब जितने भी वर्ल्ड में हमारे टॉपिक्स हुए हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे यहाँ पर हुई हैं, उन सब चीज़ों को हम इस बुक में पढ़ेंगे। एंड जो स्टार्टअप होता है हमारा इस बुक का, तो स्टार्टअप करने से पहले मैं बता दूं कि क्या चीज़ें हुई थी। तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में है, तो पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर विश्व युद्ध कितने हो चुके हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि विश्व युद्ध हमारे यहाँ पर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध है और सेकंड है आपका द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। अब ये जो दोनों विश्व युद्ध हमारे यहाँ पर पाए गए हैं, इन दोनों विश्व युद्ध कब कब हुए थे, तो हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है वो 1914 टू 1918 में हुआ है, और जो हम वही बात कर रहे हैं अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, ये तो हुआ है हमारा 1939 टू 1945, ठीक है। हमारे यहाँ पर 2 वर्ल्ड वॉर होने की बात, मतलब आई मीन मतलब 2 वर्ल्ड वॉर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। एंड दोनों वर्ल्ड वॉर में अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो हमारी जो बुक है वो यहाँ से स्टार्टअप हो रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। तो हमें पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हुआ था और क्या हुआ था उसके बीच में। तो हम थोड़ा सा ही इसमें जस्ट बताया गया है बुक में आपके सिलेबस के अंदर कि क्या हुआ था। हमारे जो 1939 टू 1945 में हमारा जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हमारा 2 ध्रुवों के बीच में हुआ था। ध्रुव क्या होता है? ग्रुप्स, ठीक है। तो उस टाइम पर हमारे जो है 2 ग्रुप्स डिवाइडेड थे। तो पहला है आपका मित्र राष्ट्र और दूसरा है आपका धुरी राष्ट्र, ठीक है। तो पहला जो आपका वो ग्रुप था वो क्या था? मित्र राष्ट्र, और दूसरा ग्रुप जो था वो धुरी राष्ट्र था। इन दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो इनके टीम्स में भी कुछ राष्ट्र थे जो मेनली इसमें पार्टिसिपेट करके बैठे हुए थे। तो सबसे पहला जो वर्ल्ड मतलब जो उसमें कंट्री थी वो थी हमारी अमेरिका। सेकेंड जो कंट्री है आपकी वो है सोवियत संघ। थर्ड है आपकी ब्रिटेन एंड फोर्थ है आपकी फ्रांस, ओके। और जो हम धुरी राष्ट्र की बात करने जा रहे हैं, तो धुरी राष्ट्र की टीम में हमारी 3 कंट्रीज हैं, जिसमें पहली है जर्मनी, दूसरी है आपकी जापान एंड जो तीसरी कंट्री है वो आपकी इटली, ठीक है बेटा। अब ये जो चीज़ें हैं हमारी, इनके बीच में क्या चल रहा था? हमारा वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अभी जो वर्ल्ड वॉर हमारे बीच में हुआ, मतलब अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, जापान, इटली, इनके बीच में जो वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वर्ल्ड वॉर कैसे खत्म हुआ, क्या चीज़ें हुई। तो हमारे यहाँ पर जो वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ वो 1945 में, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि 1945 में हमारा वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। एक कह सकते हैं कि अमेरिका अपना प्रभुत्व कायम करना चाह रहा था वर्ल्ड के अंदर और दिखाना चाह रहा था कि वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई कंट्री नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा चल चुका था। तो इनके अंदर पावर्स जो है वो कम हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। एंड ये जो है आत्मसमर्पण करना चाहते थे वर्ल्ड को, मतलब विश्व युद्ध को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका ने अपने वर्चस्व को और ज़्यादा कायम करने के लिए अगस्त 1945 में किस पर अटैक कर दिया? जापान के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। जापान के ऊपर इन्होंने हमला किया। जापान के हमले जो हुए हैं आपको पता ही होगा, 2 क्षेत्र हमारे अफेक्टेड हुए थे, हिरोशिमा एंड सेकेंड इज नागासाकी,
ठीक है। हिरोशिमा एंड नागासाकी ये दो क्षेत्र थे, इनका परमाणु हमला किया गया था और इनको अटैक करने के बाद आज तक हम कह सकते हैं, आज 2020 चल रहा है, आज तक ये जो इसके दो क्षेत्र हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी, आज तक ये जो क्षेत्र हैं हमारे अफेक्टेड देखे गए हैं। सो जैसे यहाँ पर अटैक हुआ, क्योंकि बात जो है वो परमाणु हमले तक पहुँच चुकी थी। कौन सा हमला हुआ था यहाँ पर? परमाणु हमला, ठीक है। बात जो है परमाणु हमले तक पहुँच चुकी थी। तो हमारे जो परमाणु बम थे वो कौन कौन से थे? तो पहला परमाणु बम था हमारा लिटिल बॉय एंड सेकेंड है आपका फैटमैन, ठीक है। लिटिल बॉय और फैटमैन हमारे दो परमाणु बम थे जिसके थ्रू हमला किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। अब बात जो है वो परमाणु बमों तक पहुंच चुकी थी। अब इसके बाद अगर इस चीज़ को आगे कंटिन्यू किया जाता तो शायद विश्व तबाही की राह पर आ जाता और इसी के चलते हमारे यहाँ पर वर्ल्ड वॉर जो है वो समाप्त हो गया। अब जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ है, ठीक है, तो समाप्त होने के पश्चात हमारे यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि आगे चल के ये चीज़ें बढ़ी, मतलब शीत युद्ध, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध, तो शीत युद्ध का जन्म कैसे हुआ, क्या चीज़ें हुई, अब मैं आपको वो बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो आई थिंक इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा और बाकी आपके सिलेबस में इतना ही बताया गया है। इससे एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन अगर आपको नोट्स वगैरह की नीडेड है या कोई भी चीज़ अगर आपको होता है तो आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। देन इसके बाद जो चीज़ें हैं आपकी, जैसे कि मैंने बताया कि दो ध्रुवों के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसमें जो दो ध्रुव थे तो आपको पता ही है अमेरिका हमारी जो वर्ल्ड पावर बन चुका था क्योंकि इसने अटैक कर चुका था किसके ऊपर, जापान के ऊपर अटैक कर चुका था, कहीं ना कहीं वर्चस्व कायम हो चुका था अमेरिका का। तो सामने के सामने हमारी इसकी विचारधारा तो थी ही, ठीक है। इसकी जो हम बात कर रहे हैं कि इसकी विचारधारा थी वो थी पूंजीवादी, इवन अभी भी इसकी यही विचारधारा है, ठीक है। तो पूंजीवादी विचारधारा से प्रेरित हमारा पूरा का पूरा अमेरिका था। तो अमेरिका की विचारधारा के अगेंस्ट भी एक विचारधारा थी जो कि किसकी थी, सोवियत संघ की, ठीक है। सोवियत संघ में जो विचारधारा थी वो साम्यवादी विचारधारा थी। अब हम दोनों विचारधाराओं की अगर बात कर रहे हैं तो ये पूंजीवादी है और ये साम्यवादी है। तो पूंजीवादी जो विचारधारा है ये हमारी उदारवाद से प्रेरित है, ओके, ये हमारी उदारवाद से प्रेरित विचारधारा है और जो साम्यवादी विचारधारा है वो हमारी मार्क्सवाद से प्रेरित विचारधारा है। अगर मैं आपको सोवियत संघ का नाम शायद ही आपने सुना होगा या फिर सुन भी, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा सोवियत संघ के बारे में, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे इनको नहीं पता होगा, तो मैं उनको बता दूं कि सोवियत संघ एक कंट्री थी, ठीक है, जिसका जन्म जो कह सकते हैं हम लोग बता सकते हैं कि जो संघ बना था ये 1917 में बना था, ठीक है। रूस में एक क्रांति आई थी, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति जिसे हम कहते हैं। तो ये जो क्रांति आई थी, इस क्रांति के पश्चात 15 देशों ने मिलकर अपना एक समूह बनाया था, ठीक है, किससे प्रेरित होकर, मार्क्सवाद से प्रेरित होकर, ठीक है। तो ये एक अलग विचारधारा के तौर पर बनी थी, लेकिन सोवियत संघ का हमारा अंत भी हो गया। जो सोवियत संघ का अंत हुआ वो हमारा 1992 में हुआ, ठीक है। और ये 15 के 15 देश अलग अलग हो गए, जैसे कि रूस हो गया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं वो हमारी अलग हो गई और हमारे इसी वजह से सोवियत संघ का नाम आज के टाइम पर नहीं है क्योंकि 1992 में वो समाप्त हो चुका है। अब हम इसके आगे जो बढ़ने जा रहे हैं कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है और ये जो साम्यवादी व्यवस्था है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस करना है, हमें समझना है कि ऐसा क्या है कि दोनों विचारधारा एक दूसरे से अगेंस्ट में है। तो यहाँ पर ये चीज़ थी कि अमेरिका को लगता था कि मेरी जो विचारधारा है ना वो वर्ल्ड बेस्ट विचारधारा है और इसके थ्रू विकास के माध्यम, मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं उनको ये विचारधारा अपनानी चाहिए अपने विकास माध्यम को आगे करने के लिए। इसी तरीके से सोवियत संघ को उसकी विचारधारा बेस्ट लगती थी, उसको लगता था कि मतलब साम्यवादी विचारधारा बेस्ट है और उसमें काम होना चाहिए। तो यहाँ पर अमेरिका एंड सोवियत संघ दोनों विचारधाराओं को देखा गया, तो दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस था और दोनों में यही जो एक दूसरे से बेटर विचारधारा की जो थॉट थे, इसी की वजह से दोनों के बीच में एक ईर्ष्या की भावना थी, ठीक है, जिससे किसका जन्म हुआ था, शीत युद्ध का। इसके बारे में आपको बताऊंगी कि शीत युद्ध एग्जैक्टली होता क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को बता दूंगी। क्योंकि ये जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन की क्लास है, इसलिए मैं आपको बता दूं क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि पूंजीवादी एंड साम्यवादी क्या है, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो मैं वही चीज़ आपको पहले बता देती हूँ, ठीक है। तो पूंजीवादी जो कि किसमें पाया गया, अमेरिका में। अब अमेरिका का मैं नाम बताती हूँ आपको, इसको क्या कहते हैं हम लोग, USA, ठीक है, दैट्स मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड जो आपका सोवियत संघ है, सोवियत संघ को कहते हैं हम लोग USSR, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ओके। तो ये है हमारा USSR और ये है आपका US, ठीक है।
ये 50+ स्टेट से मिलकर बना हुआ है और आपको मैं यहाँ पे बता ही चुकी हूँ कि ये 15 गणराज्यों का समूह है। कितने गणराज्यों का? 15 गणराज्यों का समूह है जिसे सोवियत संघ का नाम दिया गया, मतलब 15 देशों ने मिलकर इस ग्रुप को बनाया था। तो अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी क्या व्यवस्था है और यहाँ पर ऐसी क्या व्यवस्था है, तो यहाँ पर बेटा लोकतंत्र पाया गया है। क्या पाया गया है यहाँ पर? लोकतंत्र। यहाँ पे जो व्यवस्था है वो लोकतंत्रात्मक है, मतलब लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। साथ के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी यहाँ पर पाई गई है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, वो 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एक प्रेसिडेंट है, एक पर्सन अगर प्रेसिडेंट बनता है तो वो केवल 2 बार ही अपने पद पर बैठ सकता है, मतलब कि केवल 8 साल वो कार्यकाल में रह सकता है, सिर्फ 2 बार जीतने के बाद, ठीक है। मतलब कि इनका जो एक बार का कार्यकाल जो होता है, एक कार्यकाल जो इनका होता है वो 4 साल के लिए होता है, ठीक है। 4 साल के लिए यहाँ पर कोई भी बंदा जो राष्ट्रपति बन सकता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, मतलब वो केवल 2 बार ही अपने कार्यकाल पर बैठ सकता है। ये चीज़ यहाँ पर पाई गई है। ये कौन सी व्यवस्था है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रणाली पाई गई है लोकतंत्रात्मक की, वो है आपकी संसदीय बेसिस यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर अध्यक्षात्मक, सॉरी संसदीय नहीं है यहाँ पर जो प्रणाली है वो अध्यक्षात्मक है। अध्यक्षात्मक प्रणाली यहाँ पर पाई गई है किसकी? आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अध्यक्षात्मक के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो उसके बारे में आपको डिटेल से मैं बता दूंगी। ये आपने 11th में पढ़ा होगा अध्यक्षात्मक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि साम्यवादी व्यवस्था में ये इससे डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। दैट्स मीन्स कि यहाँ पर मौलिक अधिकार लोगों को प्रदान नहीं किए गए, मौलिक अधिकार नहीं है यहाँ पर। सीधे सीधे कह सकते हैं कि हम यहाँ पर लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं प्रदान की गई। यहाँ पर लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। अगर लोगों को कुछ बात बोलनी भी होती है तो वो कार्टूनों का यूज़ करते हैं, चुटकुलों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पाई गई है। और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का जो प्रकार है वो अध्यक्षात्मक ही है। एंड नेक्स्ट थिंग इसके यहाँ पे जो दूसरा डिफरेंस हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर खुली अर्थव्यवस्था देखी गई है, ठीक है। इसे खुली अर्थव्यवस्था की बेसिस यहाँ पे पाई गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ पे बंधी अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि ये लोग जो है प्रॉपर तरीके से वर्ल्ड में अपना व्यापार करते हैं। इसका एक रीज़न हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर संसाधनों की कमी है थोड़ी सी, एंड संसाधनों की कमी की वजह से कहीं ना कहीं दूसरे देशों में भी अपनी छवि को बनाने के लिए ये लोग दूसरे देशों के साथ कांटेक्ट करते थे और मतलब उनके साथ कांटेक्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ाते थे, उनके बाज़ारों में अपना आधिपत्य जमाते थे। लेकिन यहाँ की जो कंडीशन है वो ये है कि ये लोग, उनके पास संसाधनों की पूर्ति है, यहाँ पे भरपूर मात्रा में संसाधन पाए गए हैं और भरपूर मात्रा में संसाधन होने की वजह से ये लोग जो है पिन से लेकर कार तक हर एक चीज़ का निर्माण अपने देश के अंतर्गत ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था में ये चीज़ें हैं और पूंजीवाद में ये चीज़ पाई गई है। अगर हम इससे नेक्स्ट अगर एक और चीज़ की बात करें तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये जो लोग हैं यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहाँ पर भी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, चुटकुलों और कार्टूनों का ये लोग प्रयोग करते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे असमानता की स्थिति देखी जा सकती है। असमानता मतलब कि अमीर गरीब की स्थिति जो है वो पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज जो चीज़ें हैं, यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रक्चर है सारा का सारा। प्राइवेट मतलब कि यहाँ पर सरकार ने किसी भी तरीके से जनता के क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करती, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई भी वो हस्तक्षेप नहीं करती। प्राइवेट स्ट्रक्चर यहाँ पर पाया गया है और प्राइवेट होने की वजह से अब ऑब्वियसली चीज़ें हैं कि कुछ प्राइवेट, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि कंपनीज भी होती हैं, कुछ बड़ी कंपनियाँ, कुछ छोटी कंपनियाँ, कुछ के मालिक हैं, कुछ के एम्प्लॉयज़ हैं, तो सभी की इक्वल सैलरीज नहीं होती। तो इसी वजह से अमीर गरीब के कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर पाए गए थे। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर सारा का सारा सरकारी प्रभुत्व है, ठीक है। और सरकारी प्रभुत्व होने की वजह से सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं? गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। और गवर्नमेंट के अंडर आने की वजह से यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी क्या है? समानता के बेसिस पर आती है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में असमानता नहीं देखी गई। यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो इक्वालिटी के साथ चलने वाले हैं और इक्वालिटी के साथ ही रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कंडीशंस थी और जो चीज़ें थी ये बता दी है मैंने आप लोगों को। और कुछ अगर स्किप होता भी है तो नोट्स के थ्रू वो कवर हो जाएगा। अगर आपको नोट्स वगैरह की नीड हो तो आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। और जैसा भी होता है इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में पूंजीवाद साम्यवाद के बारे में आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। बाकी
टॉपिक वाइज हम और भी चीज़ें जो भी होंगी हम उसको भी क्लियर करते चलेंगे। इसके बाद अगर हम इसके बाद की बात करें तो इसके आगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूंजीवादी था और साम्यवाद था। पूंजीवादी व्यवस्था ये चाहती थी कि कहीं ना कहीं विश्व में पूंजीवाद पॉपुलर हो जाए, कहीं ना कहीं विश्व की जितनी भी, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर दो ग्रुप्स हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है, दो विचारधाराएं चल रही हैं, तो वो विचारधारा सोचेगी कि भाई मेरी टीम में ज़्यादा मेंबर्स पड़े, ठीक है, सेम ऐसी ये विचारधारा चलेगी कि मेरी टीम में ज़्यादा मेंबर्स पड़े, सब में एक दूसरे से बड़े बनने की एक होड़ आ जाएगी, दोनों में ही आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में भी एक होड़ की स्थिति देखी गई, ठीक है। दोनों ही कंट्रीज बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। ये अमेरिका है आपका और ये आपका सोवियत संघ है, ठीक है। अगर आपको मैप के अंडर कुछ देखना है तो वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी, जब शीट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मैप्स के अंडर भी आपको ये लोकेशन दिखाऊंगी कि अमेरिका कहाँ है, सोवियत संघ कहाँ है। तो इन दोनों के बीच में क्या चला, एक दूसरे से बड़े बनने की होड़, जैसे किसका नाम दिया गया बेटा, शीत युद्ध का। अब एग्जैक्टली शीत युद्ध होता क्या है, तो मैं शीत युद्ध के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। तो शीत युद्ध जो है आपका वो क्या है, एक ऐसी स्थिति जिसमें युद्ध होने की पूर्णतः संभावना तो होती है, परंतु युद्ध रक्त रंजित युद्ध तक नहीं पहुंचता। सिंपली अगर मैं इस चीज़ को डिफाइन करूं तो दोनों शक्तियां एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है। दोनों में एक तरह से जेलसी की भावना है, बहुत ज़्यादा जेलसी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको पता है कि सामने वाली शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और सेम एज इसको पता है कि सामने वाली शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो दोनों ही शक्तियाँ एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही शक्तियाँ एक दूसरे के सामने टकराने से ये हो रहा था कि भाई अगर बाई चांस दोनों में युद्ध हो जाता है, ठीक है, तो नुकसान दोनों का ही बहुत ज़्यादा होगा। और इस नुकसान को देखकर कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे की शक्ति को आंक नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। दोनों की नज़रों में एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है। और इसी स्थिति की वजह से दोनों के बीच में एक जेलसी जो क्रिएट हो रही थी, जो एक तरीके से कहते हैं विचारधारात्मक तनाव, जिसे कह सकते हैं विचारधारा में तनाव की स्थिति, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर शीत युद्ध का नाम बात है। और हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, शीत का मतलब क्या होता है, ठंडा। हरियाणा में शीत को हम लस्सी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। सिंपली आप इस चीज़ को समझिए, ठंडा युद्ध। ठंडा युद्ध मतलब कि जिसमें युद्ध नहीं होता, युद्ध की स्थिति नहीं होती, लेकिन युद्ध की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पर भी सेम वही है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें युद्ध होने की पूर्णतः संभावना तो होती है, परंतु युद्ध रक्त रंजित। अब यहाँ पे इस वर्ड का मतलब समझा दूँ मैं आपको, रक्त रंजित होता है खून खराबा, ठीक है। खून खराबा जो है उस स्थिति तक नहीं पहुंचता। तो ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है आपका शीत युद्ध। और हमें पता है कि किसके बीच में चल रहा था ये, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। किसके बाद चल रहा था ये, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हमारे यहाँ पर किसका जन्म हुआ, शीत युद्ध का जन्म हुआ, ठीक है। और ये चला कब तक, जब तक सोवियत संघ का अंत नहीं हुआ। और सोवियत संघ का अंत कब हुआ, 1992 में, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हैं हम लोग 1945 से लेकर 1992 तक हमारे यहाँ पर क्या चला है, शीत युद्ध चला है, ठीक है। तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। दोनों के बीच में विचारधारा के मतलब भी आपको समझ आ गया होगा कि अमेरिका की विचारधारा आपकी कौन सी है, पूंजीवादी, और सोवियत संघ की विचारधारा कौन सी है, आपकी साम्यवादी, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या ऐसे कुछ अदर डाउट्स आपके निकलते हैं तो उसके लिए भी मैं ऐसे वीडियो बना दूँगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी आपके सिलेबस में इतना ही है इससे रिलेटेड, और आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करते हैं। या बाय।